हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि कुछ दिनों से यहाँ पे वीडियोस एनआईएस की नहीं आ पा रही है, बट मैंने कहा कि कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी आज से। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट से आप लोगों को पढ़ने चाहिए, जो कि पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे, मगर इसकी जो फुल डिस्कशन होगी कल से हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कशन करने के लिए आएंगे। फ़िलहाल आप अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमें वही पढ़ना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। मार्च है, अप्रैल में तो पेपर ही शुरू हो जाते हैं। तो 1 महीने के अंदर हमें वही चीज़ पढ़नी है जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट है, आधुनिक विश्व प्रथम है। और हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों देखिएगा, है इंग्लिश में लिखा हुआ, मगर मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो भारत के अंदर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में भी आया था। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ये ब्रिटेन वाली बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है? ये ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। और ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया था, किस तरह से कृषि समाज जो था वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था में कैसे गया, इसके बारे में आप इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे कैसे आए थे, और किस तरह से फैक्ट्रियों ने रूप ले लिया, क्या दासों की मतलब क्या वहाँ के लोगों की ज़रूरतें थी और क्या उन लोगों के साथ बीती थी, वो सारे का सारा हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम औद्योगिक क्रांति में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति। तो पहला तो टॉपिक आपको औद्योगिक क्रांति पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है। दूसरा जो टॉपिक है हमारे सामने वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति जो है क्लास 9th, क्लास 10th और एनआईएस वालों के लिए फेवरेट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, किस तरह क्यों फ्रांस की क्रांति हुई, या फ्रांस की क्रांति में कौन मेन था, और उसके लुई 16 के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या डेमोक्रेटिक का आइडिया कहाँ से आया, क्या राइज ऑफ यूरोप था, वो सारा का सारा आप इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ के राजनीतिक स्ट्रक्चर यानी राजनीतिक का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी आप यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या इवेंट्स थे, ये सारी की सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ इसे चैप्टर से पढ़ोगे। और इसमें से क्वेश्चन फेवरेट है आना तो कंपलसरी है, तो आपको ये चैप्टर तो ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, नो डाउट। फिर थर्ड आता है हमारे सामने अमेरिकन वॉर। अमेरिकन वॉर जो है वो तुम्हारे में ऐड हुआ है, वैसे अमेरिकन वॉर इतना ऐड नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं है अमेरिका का जो वॉर है, ठीक है। तो अमेरिका की स्वतंत्रता की जो युद्ध है ना, वॉर है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता। तो अमेरिकी स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, ब्रिटेन का रूल था उस पर, और फ्रांस का भी रूल था, है ना। क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हुए, किस तरीके से उन्हें आज़ादी मिली, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, वो सारे के सारे हम अमेरिकन वॉर में पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। फोर्थ है नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो फोर्थ पॉइंट है। और याद रखना नेशनलिज्म और इन यूरोप जो है ना, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं, इसके अंदर आप यूनिफिकेशन ऑफ आपका जर्मनी पढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यूरोप की कई देशों के बारे में आप नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ना ही पड़ता है। किस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए, किस तरीके से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट हुए। यानी कि मैं आपको बता दूं हिंदी वालों को, नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद तुम्हारे में दोनों में आएगा, तुम्हारे में दोनों ही आएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो थोड़ा टफ है, क्यों? क्योंकि उसमें हम कई कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, जबकि भारत में राष्ट्रवाद तो इजी है क्योंकि उसके अंदर हम एक ही कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला जो चैप्टर है, आधुनिक विश्व फर्स्ट और आधुनिक विश्व सेकंड, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टफ बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक देश के बारे में कहानी नहीं बताई गई है, कई देशों के बारे में कहानी बताई गई है, ठीक है। तो अब से हम जब भी टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी समरी वीडियो भी लेकर आया करूँगा, ताकि आप उसके अंदर क्या पढ़ोगे वो सारा का सारा डिस्कशन उस छोटी सी वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि किस चीज़ के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि मैंने लगभग 587 या 590 वीडियो डाल दी है। उसके अंदर ना जाने 90% वीडियो आपकी एनआईएस की है, और ना जाने कितनी बार मैंने एसएसटी का सिलेबस यहाँ पे रिपीट करा दिया। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर की भी वीडियो देख रहे हो या पहले के क्वेश्चन पेपर भी एसएसटी वगैरह पे फोकस कर रहे हो,
तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग, ठीक है, तो अगर आप पहले वाले वीडियोस भी देख रहे हैं ना, तो इसमें भी आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि उसके अंदर भी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व होते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हम अप्रैल की तैयारी करेंगे। ठीक है, अप्रैल की तैयारी हम कल से करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन तैयारी में साथ दे रहा है और कौन कौन हमारे साथ अप्रैल की तैयारी में फुल वो है, एक्साइटेड है अप्रैल की तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।